हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एकदम बेसिक के बारे में बताया। वहाँ पे हमने आपको सिखा डाला कि देहली आवृत्ति क्या है, निरोधी विभव क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आसानी से अध्ययन किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला वीडियो पार्ट 1 जाकर के बढ़िया से देखें, तब जाकर के आपको आज की क्लास में कुछ समझ में आने वाला है। और आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं ना, वो आपके एग्जाम में समझो छपने वाला है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, ये चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो आइंस्टीन का समीकरण था, उस आइंस्टीन के समीकरण से उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम है, उस नियम की व्याख्या कैसे कैसे किए हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शानदार जानदार बनाते हैं और आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ सीखते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आए तो हम लोग छाप के आए। ठीक, चलिए भाई। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण तो पता है, आइंस्टीन ने ये जो समीकरण दिया था ना 1905 ईस्वी में, तो 1905 ईस्वी में जब समीकरण दिया था तो उन्होंने बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार से फोटॉन के रूप में चलता है। तो इसीलिए पहले हमें फोटॉन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन ने क्या किया, जो प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया हुआ था, और उस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में उन्होंने बताया, फोटॉन नाम प्लांक ने दिया था। तो वहाँ से आइंस्टीन ने क्या किया, 1905 ईस्वी में जो अपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की है उन्होंने क्या किया, वो किससे लिया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया। जो प्लांक थे, प्लांक ने बताया जो प्रकाश होता है, ये प्लांक ने बताया था, प्रकाश जो होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, क्या बीड़ी का बंडल नहीं, छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में चलता है। जो प्रकाश, तो जैसे मान लो भाई एक हमारा कोई स्रोत है, अगर ये स्रोत है, इस स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वह छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचित होता है। मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन इन्होंने, प्लांक ने क्या बता दी, नहीं भाई नहीं, वो तो तरंगों के रूप में तो चलता ही है, लेकिन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में। तरंग के रूप में तो चल ही रहा है, कण के रूप में चल ही रहा है, तरंग और कण यहाँ पे दोनों गुण तो आ ही रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत जो तरंग है उसमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, छोटे छोटे बंडल हैं। उन्हीं पैकेट को प्लांक ने क्या बताया था, फोटॉन बताया था। क्या बताया, फोटॉन बताया। तो अगर आपसे कोई पूछे फोटॉन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि जो फोटॉन है, फोटॉन क्या है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। यही बंडल या जो पैकेट है वही क्या कहलाता है, फोटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटॉन कहलाता है। ठीक है, तो अब इन्होंने बता दिया भाई, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ले लिया फोटॉन। अब बताया आइंस्टीन ने, जो फोटॉन है और फोटॉन की जो ऊर्जा होती है एच न्यू होती है। हमने अभी लास्ट क्लास में बताया था, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन में W बराबर एच न्यू नॉट, यही बताया था ना भाई, लास्ट क्लास में हमने बताया W बराबर एच न्यू नॉट। लेकिन ये एच न्यू नॉट ये प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है, लेकिन जो फोटॉन की ऊर्जा है वह कितनी होती है, एच न्यू होती है। अब ये कोई भी धातु का पृष्ठ है, ये धातु का कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर अगर कौनो फोटॉन आया, ये फोटॉन आया, ये जो फोटॉन आता है, ये फोटॉन जैसे ही धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है पता है, जैसे ही धातु के पृष्ठ पर फोटॉन गिरता है, वैसे ही उस फोटॉन की जो टोटल ऊर्जा होती है एच न्यू का बंटवारा हो जाता है, दो भागों में बंट जाता है। एक भाग प्रकाश वैद्युत कार्यफलन के रूप में, पहला भाग प्रकाश वैद्युत कार्यफलन बोले तो W के रूप में, और दूसरा
उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, बोले E के रूप में। तो आइंस्टीन ने बताया कि जैसे ही धातु के पृष्ठ पर कौनो फोटॉन गिरता है जिसकी ऊर्जा टोटल का है एच न्यू, वह ऊर्जा टोटल एच न्यू ऊर्जा दो भागों में बट गई। एक भाग प्रकाश वैद्युत कार्य फलन के रूप में और दूसरा भाग उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन बनता है। अब यहाँ से 4, 5 लाइन 6 लाइन का डेरिवेशन है, प्यारा सा एकदम डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग ये जो चीज़ें मैंने लिख दिया हुआ ना, ये चीज़ों को लिखने में और टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ताकि जो लिखा हुआ है उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकूँ ना। समझाओ फिर लिखो तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले लिख दिया हुआ है, आपको मैंने समझा दिया। अब आपको इतना लिख करके तब जाके जो समीकरण है आइंस्टीन भैया का, उस समीकरण हम लोग निकाल लेते हैं। मैं साइड हो गया हूँ भाई, आप लोग वीडियो को रोक करके ना ये सब चीज़ों को लिख लिया करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण निकालते हैं। तो समीकरण निकालने के लिए भाई मैं थोड़ा मिटा दूँ क्या, चलो भाई पूरा मिटा देते ना। अब यहाँ से हम लोग समीकरण निकालते हैं। अब समीकरण जब निकालते हैं तो आइंस्टीन ने क्या बताया, जो टोटल ऊर्जा है, कितना टोटल ऊर्जा है एच न्यू, किसकी ऊर्जा, फोटॉन की, का होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से भाग में, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन के रूप में, और दूसरा क्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक ना। तो हम लोग क्या कर दें कि अर्थात आइंस्टीन भैया के अनुसार क्या होगा कि जो एच न्यू है, मतलब टोटल ऊर्जा दो भागों में बढ़ गई, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक ना, ये दो भागों में बट गई। अब यहाँ से अगर हम लोग E की बात करें, E बराबर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, E बराबर यहाँ पे है, इसकी यही रहने दो, W को उधर भेज दो। W भैया जब इधर आएंगे ना माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गए। अब W का मान, W का फार्मूला एच न्यू नॉट, E बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दोनों में का कॉमन दिख रहा है, एच कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले ले प्यार से। देखो भाई हमने एक प्यार से कॉमन ले लिया, क्या बचा इसमें, न्यू माइनस न्यू नॉट। बस यही है, यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। यही जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग यहीं पे रुकते नहीं हैं, यहाँ से हम लोग आइंस्टीन के समीकरण से उन सारी चीज़ों को भी थोड़ा लिख लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक ना, यहाँ से और उन सारी पॉइंट को भी लिख लेते हैं, यानी डेरिवेशन में थोड़ा सा और चलते हैं, 2 कदम और बढ़ाते हैं, वहाँ से कुछ फार्मूले निकालते हैं। देखो अच्छा, अगर हम मान लें कि जो हमारा फोटॉन है, वह फोटॉन जब उस पर गिरा तो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम जिसकी गतिज ऊर्जा होगी उसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग यदि मान ले भाई क्या लेंगे, देखो मेरे साथ लिखो प्यार से, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन आदमी है क्या भाई, इलेक्ट्रॉनों का, ठीक ना, कि नहीं, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग वी मैक्स हो तब। अब बताओ भाई गतिज ऊर्जा की क्या है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला वेग के पदों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला वेग के पदों में होता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। ई के मतलब गतिज ऊर्जा का फार्मूला वेग के पदों में 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो v के जगह यहाँ पे v मैक्स होगा, ठीक है, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। अब ई की जगह यहाँ पे इसको उठा के रख सकते हैं एकदम, तो 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर कोई फार्मूला वेग का पूछ ले, मतलब दे दे आपको, न्यू दे दे, न्यू जीरो दे दे, वी दे दे, न्यू जीरो दे दे, वी पूछे, तो यहाँ से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा और देखो, और हमने क्या सीखा, जो न्यू होता है,
न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा, सिंस न्यू बराबर क्या होता है सी अपान लैम्डा, कैसे पता चला, ऐसे तथा बता रहा हूँ, तथा न्यू नॉट बराबर सी अपान लैम्डा नॉट, पढ़े हैं ना, एकदम पढ़े हैं। न्यू नॉट बराबर क्या होता है सी अपान लैम्डा नॉट होता है, तो वहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाएगा सी अपान लैम्डा, तो सी न्यू बराबर सी अपान लैम्डा और न्यू नॉट बराबर सी अपान लैम्डा नॉट। ठीक है, अब यही मनवा अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा एच न्यू की जगह पे सी अपान लैम्डा माइनस सी अपान लैम्डा नॉट। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है वी, नहीं वी नहीं सर, सी कॉमन है, सी 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो गया आइंस्टीन का समीकरण। अब जितना मैं घेरा हूँ ना, जितना मैं घेरा हूँ उन सभी पे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद, ठीक है, 2-3 वीडियो के बाद आपको धुआंधार न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं इन सभी पर, जितने मैंने घेरा हुआ है। ठीक ना, कितने घेरे हैं 1 2 3, 1 2 3, ये जो मैंने घेरे हुए हैं ना, इन सभी पे हम लोग न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं। ठीक, तो यही बस इतना है क्या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। लेकिन ज़बरदस्त ये नहीं है, यहाँ पे ये है कि इन समीकरणों से हमें करना क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या कर देनी है। इन समीकरणों से, चाहे अब भाई ये भी समीकरण कहो, ये भी समीकरण कहो, ये भी समीकरण कहो, लेकिन मेन हमारा ये है। उसके बाद चाहे आप मेन इसको भी कह सकते हो, ये दोनों हमारा मेन है। लेकिन भाई कोई न्यूमेरिकल आ गया जो हमें लैम्डा दिया है, तो मैं ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन फार्मूला में डायरेक्ट ये नहीं लगवाएंगे, मैं आपको यहीं से बताऊँगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ से जरूरत पड़ेगी इसको निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी उसको निकालेंगे, बस वैसे निकाल दिया हूँ। ठीक ना, निकाल दिए, लेकिन रट्टा इसको नहीं मारना है, बस अगर याद रखना है बस इसको। ठीक है, बाकी अभी तो चैप्टर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कुछ आपको रट्टा मारना पड़ रहा हो। ठीक है, एकदम मुस्कुराते हुए आप लोग पढ़ते चलो, हंसते चलो, मुस्कुराते चलो और डीजे भी डांस करते चलो। चले, तो अब यहाँ तक जो हमने सीखा हुआ है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर दें कि आइंस्टीन के समीकरणों से प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या। ठीक है, तो अब नियम की व्याख्या जो करनी है, तो भाई मैं सोच रहा हूँ उसको लिखूँगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको मैं पहले से उसको लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं पहले से लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा वीडियो की जो रेंज है ना, नहीं पता चला 40 मिनट 45 मिनट देख के तुम लोग डर जाते हो, वो चीज़ ना हो, तो मैं पहले लिख देता हूँ और उसको केवल मुझे समझा देना रहेगा और समझ में आपको एकदम बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है ना, तो पहले भाई इतना आप लोग नोट कर लो, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुझे आशा है। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने जो थ्योरी लिखनी है ना, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या, वो आइंस्टीन का जो समीकरण भी हमने निकाला था, 3 समीकरण बनाए थे, उनमें से हमने बता दिया आपको कि पहला वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमने उसको ज़बरदस्ती निकाला हुआ है। ठीक ना, वो न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो अब वो जो समीकरण हमने आपको बताया, वो समीकरण मैं एक बार यहाँ पर लिख दूँ। जो हमने बताया, क्या बताया कि ई के बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये समीकरण बताया। ये जो समीकरण है, इस समीकरण से, ये समीकरण क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। हल्के मत लो भाई इसको, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इस समीकरण से हमको क्या कर देना है, इस समीकरण से हमको क्या कर देना है कि आइंस्टीन के नियमों की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कर देनी है। ठीक है, अब व्याख्या हमने पहले से लिख दिया हुआ है। अब इतना देख रहे हो, इतना मुझे वीडियो को रोक कर लिखने में टाइम लगा हुआ, अगर ऐसे लिखता ना पता नहीं कितना लंबा वीडियो बनता। ठीक ना, तो वीडियो को लिमिट बनानी है और पूरा कंटेंट एकदम वही रहेगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि पहले लिख दिया हूँ तो आपको मैं उड़ा के चलाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं, तब समझा दूंगा। देखिए बढ़िया से, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का तो 5 नियम भाई आपको याद होना चाहिए, ये से याद होना चाहिए। पहला नियम ये था, दूसरा नियम ये था, तीसरा नियम ये था, चौथा नियम ये था, 5वां नियम ये था। तब आप कह सकते हो कि आइंस्टीन की यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का दूसरा और तीसरा नियम है, यही पहला नियम है, ये तीसरा नियम है, चौथा नियम है, 5वां नियम है, तब कह पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं कह पाओगे ना। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, आइंस्टीन का आइंस्टीन कह रहा हूँ, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का पहला नियम क्या था, सब मैं सीरियस सुना रहा हूँ। हो भाई हो देखो, समीकरण उत्सर्जन का पहला नियम क्या था कि धातु की सतह पर, जो धातु की सतह पर प्रकाश किरण आ रही है, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर के अनुपाती होती है।
जितना ज़्यादा तीव्रता रहेगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये पहला नियम था। आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा नहीं कि तीव्रता को बहुत ज़्यादा करिए, तीव्रता को घटाइए, तीव्रता को बढ़ाइए, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा पर कौनों प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन तीसरा नियम है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वह उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब आवृत्ति बढ़ाइए तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा। चौथा नियम था कि अगर धातु की पृष्ठ पर जो प्रकाश की आवृत्ति हम लोग आपतित करा रहे हैं उस आवृत्ति का मान अगर देहली आवृत्ति का सिंबल न्यू जीरो या न्यू नॉट, अगर देहली आवृत्ति से कम कर दिया जाए तो क्या होता है, तो धातु की सतह से कौनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर धातु की सतह पर आपतित जो प्रकाश आपतित हो रहा है यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति का जो मान है उसको अगर देहली आवृत्ति से कम कर दिया जाए तो उस सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाला नहीं है। और पांचवा में क्या बताया, जैसे ही धातु के पृष्ठ पर कौनों इलेक्ट्रॉन गिरा, तुरंत धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण गिरी, तुरंत कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मतलब धातु पर प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कौनों समय नहीं लगता है। कौनों समय लगता है, कौनों समय नहीं लगता है। अब ये 5 नियम हैं। अब इन सभी नियमों की व्याख्या हम लोग इस छोटे से समीकरण के द्वारा और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव मतलब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है उस समीकरण से, उस सभी चीज़ों से हम लोग 5 नियमों की व्याख्या करने वाले हैं। देखो पहले में क्या है कि जो प्रकाश अभी आपने देखा कि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार बताया कि जो प्रकाश है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है जिसे हम लोग फोटान कहते हैं। तो जो फोटान है, फोटान के नहीं, फोटान बोले तो आपतित प्रकाश बोले तो फोटान, उस फोटान की जैसे तीव्रता बढ़ाई गई तो धातु के पृष्ठ पर जो फोटान गिर रहे थे तीव्रता बढ़ने से और फोटान गिरने लगे और वो ज़्यादा फोटान उस पर गिरने लगा। अब जितने ज़्यादा फोटान गिर रहा है, अच्छा एक बात और, अब फोटान तीव्रता बढ़ाने से फोटान ज़्यादा तो गिर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि फोटान की जो ऊर्जा होती है एच न्यू, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह एच न्यू ही रहता है। ऐसा नहीं कि आवृत्ति को दोगुना करो फोटान की ऊर्जा दोगुनी हो गई, तिगुनी हो गई, ऐसा नहीं है। वो तो फोटान की जो ऊर्जा है वह तो डिपेंड करती है आवृत्ति पर, तीव्रता पर थोड़ी डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो क्या देखा गया कि जैसे तीव्रता ज़्यादा किया गया, जो फोटान गिर रहे हैं फोटान की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले मतलब मान चलो आवृत्ति कुछ था, उस पर 5 फोटान गिरे, जैसे आवृत्ति को दुगुना किया गया फोटान की संख्या दुगुना हो गई, 5 का दुगुना 10, और तिगुना किया गया तब 15 हो गया, 4 गुना किया गया 20 हो गया, 5 गुना किया गया 25 हो गया। तो तीव्रता को बढ़ाने से किस पे संख्या पे डिपेंड हुआ, केवल फोटानों की संख्या बढ़ी लेकिन ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, अब जैसे ही फोटान की संख्या ज़्यादा हुई तो 1 फोटान गिरा 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 फोटान गिरे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 फोटान गिरा 3 इलेक्ट्रॉन निकला, 4 फोटान गिरा 4 इलेक्ट्रॉन, 5 फोटान गिरा 5 इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये हो रहा है कि जितने ज़्यादा फोटान गिर रहे हैं धातु के पृष्ठ से उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि तीव्रता को बढ़ाने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर तो निर्भर कर रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पहले थी तीव्रता को बढ़ाने पर भी वही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। और मेरे भाई तो मैंने यही तो बताया आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कि आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के अनुपाती होती है। फिर दूसरा बताया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो हमने लिख दिया यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला और दूसरा नियम है। लिखा हमने क्या है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाई जाए तो धातु के पृष्ठ पर टकराने वाले फोटानों की संख्या, जो फोटान है फोटानों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ती है, जितना वो बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा। परंतु फोटान की ऊर्जा एच न्यू ही रहती है, इसमें कोनो परिवर्तन नहीं होता।
अब ये धातु के पृष्ठ पर जितने ज़्यादा फोटान गिरेंगे तो धातु से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जितने ज़्यादा फोटान गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज़्यादा फोटान गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, मज़े की बात, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही क्या है, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला और दूसरा नियम है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला और दूसरा नियम है। अच्छा, उसके बाद फिर आइंस्टीन के समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण देख रहे हो ना, E के बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो आइंस्टीन के समीकरण से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ये जो आवृत्ति बोले थे भैया मैं बोलूँ तो न्यू, ये आवृत्ति गतिज ऊर्जा पर क्या है, निर्भर करती है। आवृत्ति को बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, आवृत्ति को घटाओगे गतिज ऊर्जा घटेगा। और यही तो कहता है भाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। देखा गया कि जैसे आवृत्ति को बढ़ाया गया प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ने लगा। ठीक है, तो यानी आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह क्या है, गतिज ऊर्जा पर, गतिज ऊर्जा पर क्या है, निर्भर है, गतिज ऊर्जा पर निर्भर है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तीसरा नियम है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस न्यू का मान न्यू नॉट से ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, अगर ये न्यू का मान न्यू नॉट से कम हो जाए, यदि न्यू का मान न्यू नॉट से कम हो जाए तब ये मनवा किस में आएगा, मनवा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये मनवा माइनस का होने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा माइनस में, और गतिज ऊर्जा कभी माइनस में हो सकती है, नेवर, कभी नहीं, गतिज ऊर्जा कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है। इसीलिए जो प्रकाश की किरण हम लोग आपतित करा रहे हैं ना, उसकी जो आवृत्ति है ना वो क्या होना चाहिए, देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हुआ तो धातु के पृष्ठ से कोनो भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते हैं। ठीक ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित है नहीं हो सकता है। कब, जब जो प्रकाश की किरण आपतित कराई जा रही है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम की जाए तब। ठीक है, ये चौथा नियम हो गया। अच्छा, पांचवा देखो क्या है, जैसे ही धातु की सतह पर कोई फोटान गिरता है तुरंत उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है, वह फोटान को अवशोषित करता है और तुरंत गायब हो जाता है। ठीक है, तुरंत, ये सब, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। और यही क्या है, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पांचवा नियम है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्या है, पांचवा नियम है। ठीक है, पांचवा नियम है। ठीक, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पांचवा नियम है। तो इस तरीके से ये आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो पांचों नियम थे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो पांचों नियम थे, उनकी क्या हो गई, व्याख्या हो गई। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये आइंस्टीन का समीकरण निकालना आ गया होगा, और साथ ही साथ आइंस्टीन के समीकरण से जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम हैं उनके नियम की व्याख्या कैसे की गई, ये सभी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर बढ़िया समझ में आ जाती है भाई ना, थोड़ा सा लाइक किया करो और वीडियो पे अच्छा कमेंट किया करो। ठीक ना, अच्छा कमेंट आपका पता है सामने वाले को ऊर्जा देता है। कोई भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो सामने वाले की अच्छी लगती है तो भाई आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, उसको ऊर्जा मिलता है। आप कुछ पैसे नहीं दे रहे हो लेकिन वो अच्छा सा कमेंट आपको सामने वाले को बहुत ऊर्जा देता है। उससे पता है वो सामने वाला ना और ऊर्जा के साथ आपको वीडियो बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि भाई जी यहाँ पे आप फ्री में सब कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्री में आपको कमेंट करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको इस चैनल पे चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप भाई शेयर करना ना भूला करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो सको, बाय बाय।